हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो हम बात कर रहे हैं 700 से 1700 ईस्वी के बीच की, राइट। तो इस टाइम पे कौन कौन से फेमस रूलर्स हुए, कौन कौन से नए किंगडम्स एमर्ज हुए, वो सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। सो इस टाइम पे कौन कौन सी न्यू डायनेस्टीज़ थी जो एमर्ज होना स्टार्ट हुई, वो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, उस टाइम जो भी राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट्स कौन होते थे? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स। अब सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो उनके अंडर वर्क करते थे, ठीक है। तो जो भी किंग्स थे उनके अंडर वर्क करते थे कौन कौन? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स, ठीक है। इन सबऑर्डिनेट्स को समांतास भी कहा जाता है। तो इनका काम क्या होता था? वॉरियर चीफ्स क्या होते हैं? जैसे जो युद्ध में हेल्प करते हैं राजा की और आर्मी को अपने पास रखते हैं, मैनेज करते हैं, उनकी पूरी मेंटेनेंस का खर्चा उठाते हैं। लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं? जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो राजा के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। ऑब्वियसली राजा से बड़े तो होंगे नहीं, तो राजा के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। अब इनका काम क्या होता था? ब्रिंग गिफ्ट्स, राजा के लिए गिफ्ट्स लाना। जैसे कि लैंडलॉर्ड है तो जो भी प्रोडक्शन हुई उसमें से कुछ पार्ट राजा को दे दिया, इस तरह से कोई भी गिफ्ट्स लाना। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स। अब जो राजा का महल होता है वहाँ पे जब भी कोई आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कशन हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेजेंट होना, ये भी इनका काम होता था। प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट, राजा को, राजा के किंगडम को मिलिट्री के फॉर्म में सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये भी इनका काम था। किसका काम था? वॉरियर चीफ्स का। बट होता क्या है, देखिए हमने पढ़ा सबऑर्डिनेट्स को समानतास कहते हैं। अब होता क्या है, जो समानतास थे, एज दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासमानतास। अब धीरे धीरे क्या, इनके पास पावर आने लगी, इनके पास वेल्थ आने लगी, अब ये बहुत अमीर होने लगे, धनवान होने लगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को कि हम महासमानतास हैं। हम मतलब एक आप कह सकते हैं हायर उपाधि ले ली, एक हायर टाइटल ले लिया कि हम महासमानतास हैं। एंड समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द लॉर्ड्स। कई बार क्या है, वो विद्रोह करते थे और राजा से बिल्कुल अलग हो जाते थे, इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते थे। आप कह सकते हैं स्वतंत्र हो जाते थे, राजा से बिल्कुल अलग हो जाते थे। अब वो राजा के अंडर काम नहीं करते थे। अब ऐसी ही एक डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है जो पहले तो किसी राजा के अंडर थी, बट बाद में वो उन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली। तो वो है राष्ट्रकूटा जिंदी डक्कन। राष्ट्रकूट कौन नहीं जानता इसके बारे में? आपने पढ़ा भी नहीं हो तो सुना भी तो होगा ही ज़रूर। राष्ट्रकूट जो थे ये डक्कन में थे। डक्कन कौन सा वाला पार्ट है? जो इंडिया का सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जो इस शेप में है, उसे हम कहते हैं डक्कन। ये प्लेटू भी है, बट वो जोग्राफी का अलग पार्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वो इनिशियली सबऑर्डिनेट थे। जैसे हमने पढ़ा ना कि लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ सबऑर्डिनेट होते हैं, वैसे ही राष्ट्रकूट भी दक्कन में जो होते थे उस टाइम डायनेस्टी, वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्याज ऑफ कर्नाटका के। यानी जो कर्नाटका के चालुक्याज थे उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके अंडर वर्क करते थे। लेकिन ऑब्वियसली अब एक कोई राष्ट्रकूट ऐसा आया होगा जिसने पूरी डायनेस्टी बना दी, है ना। तो वो थे दांती दुर्ग, राष्ट्रकूट चीफ। ये राष्ट्रकूटों के एक चीफ थे, इनके चालुक्यास के अंडर काम करते थे दांती दुर्ग। इन्होंने क्या किया? दे ओवरथ्रो चालुक्यास को उखाड़ फेंका और खुद बन गए अब नई डायनेस्टी बना दी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और खुद बन गए उसके फाउंडर, खुद बन गए राजा, और चालुक्यास को उखाड़ फेंक दिया। ही परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भ द गोल्डन वॉम्ब। ये उन्होंने यज्ञ परफॉर्म किया, जिसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं राजा हूँ। चालुक्यास गए, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा ना कि ऊपर कैसे कैसे डायनेस्टीज़ कई बार अलग हो जाती थी, तो वो हमने एग्जाम्पल पढ़ा। दूसरा एग्जाम्पल है मिलिट्री स्किल्स के थ्रू इंडिपेंडेंस। कई बार आपकी मिलिट्री स्किल्स इतनी अच्छी होती है ना कि जो राजा की आर्मी होती है आप उसे ईजिली हरा देते हो और आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये वाला सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब जो आपका किंगडम होता है, यानी जो राजा का महल, पूरा राजा का जो काम काज होता है, वो कैसे चलता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाई साउंडिंग टाइटल्स। अब हाई साउंडिंग टाइटल्स क्या होता है? मतलब बहुत बड़े बड़े टाइटल्स जिनका कुछ बड़ा मीनिंग हो, ऐसे टाइटल्स, राइट। तो ऐसे टाइटल्स जो हैं वो राजाओं ने लेने स्टार्ट कर दिए थे इस टाइम पे। क्या टाइटल्स थे? महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो राजाओं ने लेने स्टार्ट कर दिए थे। महाराजाधिराज का मतलब क्या है? द ग्रेट किंग, महान राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी नाउ रिसोर्सेज।
Resources, producers, peasants, artisans compelled to surrender part of what they produced as rent. अब क्या होता है, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे राजा के पास? अब राजा का रहन सहन, खाना पीना इतना महंगा होता है, तो उसके लिए खर्चा पानी कहाँ से आएगा? देखिए, तो ये जो राजा होते थे, उसका पूरा किंगडम होता था, वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता था। प्रोड्यूसर्स मतलब जो कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उगाते हैं। आर्टिशंस हैं, वो आर्ट का एक रूप, कुछ मतलब पेंटिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, है ना, मूर्तियाँ बनाएंगे या बर्तन बनाएंगे सुंदर सुंदर। तो इस तरह से इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब राजा क्या करता था, यानी जो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, वो क्या करते थे, वो कंपेल करते थे इन प्रोड्यूसर्स को, ताकि जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका कुछ परसेंट वो राजा को दें एज अ रेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वीट अगर 100 केजीज हुई है तो 10 केजीज राजा को दें, ऐसे कुछ परसेंट उनको राजा को देना पड़ता था। ठीक है। यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज, ओके फाइन। पहले तो बताया कि रिसोर्सेज आते कहाँ थे राजा के पास। अब है कि इन रिसोर्सेज का राजा करता क्या था। ठीक है, टू फाइट वॉर्स। अब युद्ध होने हैं बड़े बड़े, पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। यूज़ चीज़ें कहाँ से आएंगी? यहीं से आएंगी। अब वॉर्स होंगी, युद्ध होंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होता था? एक तो हम किसी और एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, प्लस वहाँ पे प्लंडरिंग करते थे, मतलब लूट पाट करके धन इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़े बड़े किले बनाना, ये भी जो है इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू पॉसिबल हो पाता था। हम पढ़ते भी हैं कि इस राजा ने ये मंदिर बनाया है, ये किला इस राजा ने बनाया है, तो वो अपने एक तरह से अपनी महानता का एक तरह से प्रदर्शन करने के लिए वो बनाते थे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स भी आए। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से होते थे? बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ये होते थे, बिलोंग करते थे। इनकी जो पोस्ट होती थी, इट बिलीव टू बी हेरिडेटरी। हेरिडेटरी क्या होता है कि पहले अगर फादर आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, फिर उसका बेटा रेवेन्यू ऑफिसर बनेगा, फिर उसका बेटा, मतलब ये पूरी जो आप कहते हैं वंश के आधार पर चलती है। ठीक है। यही चीज़ आर्मी के लिए भी थी। आर्मी में भी ये पोस्ट हेरिडेटरी होती थी, रेवेन्यू ऑफिसर्स की पोस्ट भी हेरिडेटरी होती थी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्रशस्तीज क्या होता है? प्रेज अबाउट रूलर्स एंड देयर फैमिलीज़। जैसे हमने पढ़ा है ना कि इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उस पर राजा के बारे में लिखा होता है, तो वैसे ही प्रशस्तीज होती हैं। इसमें राजा की प्रशंसा की गई होती है, उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है। दे टेल हाउ द रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। तो प्रशस्ति से हमें राजा की महानता के बारे में पता चलता है। तो इससे हम ये आइडिया भी लगवा सकते हैं कि राजा इन्हें खुद लिखवाते थे और वो अपनी महानता का जिक्र इसमें हमसे करवाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि पास्ट को जैसे अगर हम याद करें तो हमें इस राजा की महानता का भी वहाँ पे जिक्र हो। कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स, जो बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे वो इन्हें लिखते थे। ठीक है। दूसरी साइड है लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स क्या होती हैं? रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब राजा क्या करते थे, ब्राह्मण जो होते हैं उनको लैंड्स दे देते थे वैसे ही दान में। रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब कॉपर प्लेट्स हमें कुछ ऐसी मिली हैं, उस पर पता चला है कि इस राजा ने इस ब्राह्मण को इतनी लैंड जो है वो ग्रांट में दे दी, दान में दे दी। ठीक है। तो प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, बुक में इतना ही दिया है, तो इसलिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब धन के लिए लड़ाई। वॉरफेयर क्या होता है? युद्ध, मैदान में युद्ध, लड़ाई फॉर वेल्थ यानी धन के लिए। सो रूलर्स ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़। अब राजा क्या करते थे, वो जो बाकी एरियाज़ होते हैं, दूसरे एरियाज़, उनको कवर करने की, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इंसान की चाह क्या होती है? कोई लिमिट तो है नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर हमारी एक विश कंप्लीट होती है, हम क्या सोचते हैं, हाँ यार वो वाली विश भी कंप्लीट हो जाती ना तो अच्छा था। तो वैसे ही राजा होते थे उस टाइम पे। वो क्या करते थे, एक एरिया पे कब्जा कर लिया, अब जी दूसरे पे भी हमें कब्जा करना है, हमें तीसरे पे भी कंट्रोल करना है, तो वो ऐसे करते थे और अपना एरिया बढ़ाते रहते थे। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होता था। ठीक है। अब वैसा ही एक एरिया आता है कन्नौज, जो कि गंगा वैली में है। ठीक है। इस एरिया को लेके लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब बहुत एक आप कह सकते हैं ना वाद विवाद चलता था। इसके लिए ट्रिपरटाइट स्ट्रगल भी चला। ट्रे मतलब तीन, कुछ तीन से रिलेटेड है, क्या है वो देखते हैं। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल यानी कि इसमें 3 डायनेस्टीज़ इंक्लूडेड थी और ये तीनों डायनेस्टीज़ हमेशा लड़ती रहती थी कि हमें इस एरिया पे कब्जा करना है। ठीक है। एक कहती थी मुझे करना है, दूसरी कहती थी मुझे कब्जा करना है, तीसरी कहती थी मुझे कब्जा करना है। तो इस तरह से तीनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। अब कौन थी ये 3 डायनेस्टीज़? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड पाल डायनेस्टी। सो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में हमने आज थोड़ा सा पढ़ा भी है,
और मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि इसके फाउंडर कौन थे। एक राष्ट्रकूट चीफ थे जो कि चालुक्यास जो थे उनके सबऑर्डिनेट थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कि कौन थे, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख के बताएं। ओके फाइन। सो हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, मतलब 3 डायनेस्टीज इंक्लूडेड थी। तीनों के हमने नाम पढ़ लिए। कन्नौज जो कि गंगा वैली में स्थित है उसके लिए लड़ते रहते थे क्योंकि ये काफ़ी प्रॉस्पेरस एरिया था। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब जो रूलर्स हैं, रूलर्स पावर बाय बिल्डिंग प्लंडरिंग लार्ज टेम्पल्स। अब जो रूलर्स हैं उनके पावर का पता कैसे चलता था, कैसे पता चलता था कि कोई राजा बहुत शक्तिशाली है। ओके, बाय बिल्डिंग और प्लंडरिंग लार्ज टेम्पल्स। या तो उन्हें बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनका निर्माण करवाना पड़ता था, या उन्हें बड़े बड़े मंदिरों को लूटना पड़ता था, लूट पाट करनी पड़ती थी, प्लंडर करना पड़ता था। तो कोई मतलब काइंड हार्टेड राजा होगा वो बड़ा सा मंदिर बना देगा, कोई ऐसे कहते हैं ना क्रूल होगा राजा, रूड राजा होगा वो लूटपाट करेगा, अपनी महानता का जिक्र बताएंगे कि हाँ हम इतने महान हैं, हमारे पास इतनी पावर है। ठीक है, वैसे ही हम एक राजा का आज जिक्र करेंगे जो कि है महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। तो गजनी के बारे में किसने नहीं सुना है। ठीक है, तो इन्होंने कब से कब तक रूल किया, पहले तो ये पढ़ते हैं। 1997 से 1030 AD, मतलब 997 से 1030 AD तक ये राजा रहे। अब इन्होंने क्या किया, लूटपाट किया है, इसलिए ये फेमस है, इसलिए इनका नाम हम पढ़ रहे हैं। कुछ किया ही होगा, कुछ अच्छा या बुरा, तभी हम पढ़ते हैं। सो इन्होंने कौन से एरियाज़ में ये रूल करते थे, इनका राज्य कौन से एरिया में था, ईरान में, सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो ये पाकिस्तान और सिंध वाला एरिया है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया में और ईरान में, यहाँ पे ये राज करते थे। अफ़गानिस्तान के थे, गजनी एक छोटी सी स्टेट है अफ़गानिस्तान में, पहले वहाँ के थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने एरिया बढ़ाया। अब हम इन्हें याद क्यों करते हैं, इंडियन से नहीं क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या मतलब है। सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, सबने सुना होगा। वेल्थ का पिटारा था, धन का पिटारा था, वहाँ इतना धन था कि आप सोच नहीं सकते हैं। इवन कोई भी, हम भी, मैं भी इमेजिन नहीं कर सकती, पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धन वहाँ पे था। इतना धन वहाँ पे था कि उससे पूरी की पूरी कैपिटल सिटी यानी गजनी ने बना ली। क्या मतलब है जी इस लाइन का, जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया आए, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, यहाँ से सारा धन ले गए अपने पास और कैपिटल सिटी बनाई गजनी। इतना पैसा एक मंदिर में था कि पूरी कैपिटल, पूरी राजधानी बन गई उनकी। सोच सकते हैं आप कितना पैसा होगा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने यहीं पे अटैक किया, उन्होंने 17 यानी 17 अटैक्स किए थे इंडिया पे और हर बार कुछ ना कुछ लूटपाट मचाई, कभी कुछ कभी कुछ, बट फेमस ये वाला है तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब वैसे ही हम पढ़ेंगे अल-बिरूनी जी के बारे में। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है किताबुल हिंद। उसमें क्या है वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑथर कौन था, बुक कौन सी लिखी है, बिकॉज ये क्वेश्चन MCQ में डायरेक्ट बनता है। अल-बिरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और इसका सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको एक ही साथ पढ़ने के लिए। इतना पढ़ लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इसके साथ मैं जल्द ही जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड कर दूँगी। वो काफ़ी छोटा सा पार्ट होने वाला है, बट कोलैबोरेट कर जाते तो फिर 16-17 मिनट की वीडियो बन जाती। सो मैं वो नहीं चाहती थी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।